वेलकम टू शिवम्स बायोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझा था। अब तक हमने न्यूट्रिशन के अंदर इसके पहले मोड को यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को देख लिया है। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि जो न्यूट्रिशन का दूसरा मोड है उसे समझने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि न्यूट्रिशन के जो दो मोड्स हैं ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि ऑटोट्रॉफिक मोड में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड खुद बनाता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर वो डिपेंड करता ही नहीं है अपने फूड के लिए। बट जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है यहां उसका उल्टा होता है। ये है इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज द मोड ऑफ nutrition in which the organism depends upon other organisms for its food। तो ये एक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। जैसे कि हम लोग जो भी फूड बनाते हैं वो एक्चुअली कहां से ऑब्टेन होता है। मान लो कि आप अगर चावल बना रहे हो, दाल बना रहे हो या सब्जी बना रहे हो, जो कुछ भी है वो प्लांट से ऑब्टेन होता है। आप कहोगे कि मैं सिर्फ नॉनवेज खाता हूं, तो अगर आप नॉनवेज भी खा रहे हो तो वो एनिमल अपना फूड कहां से ले रहा था? वो भी तो प्लांट से ही ले रहा था। तो इस तरीके से हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर, खास करके अगर मैं बोलूं तो ये जो अदर ऑर्गेनिज्म है ये कौन है? ऑटोट्रॉफ्स हैं। किस पर डिपेंड करते हैं हम लोग? ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। आई होप हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मीनिंग क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है कमेंट्स में जरूर पूछना। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स की। आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट कर लेना इससे डेफिनेशन को। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स के होते हैं। जो सबसे पहला टाइप है वो है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जो दूसरा है वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और जो तीसरा है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। तो सबसे पहले बात करें कि जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है वो कैसा है। देखो, जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है ना, इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि आप किसी रोटी को छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, क्या वो वैसे ही रह जाएगी? नहीं ना, उसके ऊपर कुछ ब्राउनिश पैचेस बनने लग जाते हैं। वो एक्चुअली क्या है? फंजाई है जो कि उस पर ग्रो कर रहा होता है। फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सैप्रोफाइटिक होता है। ऐसे ही आप देखोगे जो पुराने पेड़ हैं या कहीं पर अगर लकड़ी रखी हुई है तो उस पर कुछ मशरूम्स टाइप्स के उग जाते हैं। आपने देखा है मशरूम टाइप का कुछ ग्रोथ वहां पर हो जाता है, वो भी फंजाई है। एक्चुअली सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं, ये जिस ऑर्गेनिज्म पर ग्रो कर रहे हैं, मान लो कि इस पर ग्रो कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले इसके ऊपर अपना डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करेंगे और बाहर में ही उसको डाइजेस्ट कर देंगे। उस मटेरियल को डाइजेस्ट करने का मतलब सिंपलर सब्सटेंसेस में उसको तोड़ देंगे और फिर वहां से एब्जॉर्ब कर लेंगे उसको। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में लिखना, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन the organism secretes its digestive enzymes। तो ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को बाहर सेक्रेट करता है। हम लोगों की तरह नहीं है कि अंदर ही रखता है, बाहर सेक्रेट करता है। द ऑर्गेनिज्म सेक्रेट्स इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन द डेड एंड डिकेइंग यानी कि जो मर चुका है, जो सड़ रहा है, गल रहा है, ऐसे सब्सटेंसेस पर ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सेक्रेट करता है। ऑन द डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस। तो इसके बाद क्या होगा भाई? वो बाहर में डाइजेस्ट हो जाएगा, टूट जाएगा और फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा।
secretes its digestive enzymes on the dead and decaying substances, digests it externally, क्योंकि ये बाहर में डाइजेस्ट करता है externally, and then absorbs it, और फिर क्या कर लेता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, एग्जाम्पल क्या होगा, फंजाई। ज्यादातर जो फंजाई होते हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं। कहने का मतलब, फिर से बता रहा हूं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करता है। ऑर्गेनिज्म नहीं, एक्चुअली जो सड़ रहा है, जो गल रहा है। मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म ही था लेकिन अब वो डेड हो चुका है, वो गल रहा है, सड़ रहा है, उसके ऊपर ये ग्रो करता है और वहां अपने डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करता है, बाहर में ही एक्सटर्नली डाइजेस्ट कर देता है और फिर डाइजेस्टेड सिंपलर सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर। सैप्रोफाइटिक के बाद जो दूसरा मोड है न्यूट्रिशन का, वो है बहुत खतरनाक वाला। कौन सा है भाई, पैरासाइटिक। कौन सा है, पैरासाइटिक। तो अब हम जानेंगे कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। आप लोग पैरासाइट वर्ड से तो परिचित जरूर हो गए। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या फिर बॉडी के अंदर रहता है, उस ऑर्गेनिज्म को मारता नहीं है, बस उसको हार्म पहुंचाता है और वहां से अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों के हेयर्स में जुएं हो जाती हैं, लाइस हो जाते हैं। तो ये जो लाइस है एक्चुअली क्या करती है, स्कल्प के अंदर, ये जो स्कल्प वाला हिस्सा है, इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती है वहां से वो ब्लड सक करती रहती है लाइस, और इससे क्या होता है, उस इंसान को नुकसान पहुंचता है और लाइस को बना बनाया न्यूट्रिशन मिल जाता है। कुछ बच्चों के पेट में वर्म्स हो जाते हैं। ये राउंड वर्म्स क्या करते हैं, एक्चुअली वहां जो डाइजेस्टेड फूड है उससे वो अपना काम पूरा कर लेते हैं, वहां से वो ब्लड सक करते हैं इंटेस्टाइन से, तो हार्म तो पहुंचता है ना। देखो, पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं, कुछ बॉडी के ऊपर रहते हैं, कुछ बॉडी के अंदर रहते हैं। जैसे कि जो लाइस है वो बॉडी के बाहर रहता है या अंदर रहता है, बाहर रहता है, तो वो क्या होगा, एक्टोपैरासाइट होगा। और जो पैरासाइट बॉडी के अंदर रहता है वो एंडोपैरासाइट कहलाएगा। तो लिख लो इसके बारे में, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, it is the mode of nutrition in which an organism, और ये जिस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं मैं, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, पैरासाइट कहलाएगा ये। in which an organism, that is parasite, lives inside or upon the body of another organism, और ये जिसकी बॉडी पर या बॉडी के अंदर रहता है उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं होस्ट। क्या कहते हैं, होस्ट। तो ये जो पैरासाइट है ये होस्ट की बॉडी पर रहता है या फिर बॉडी के अंदर रहता है, कहीं भी रहता है। क्या करता है, होस्ट को मारता नहीं है, होस्ट को बस नुकसान पहुंचाता है और वहां से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। तो हमने लिखा, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म दैट इज पैरासाइट लिव्स इनसाइड और अपॉन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म दैट इज द होस्ट, obtains its nutrition from the body of the host and causes harm to it। तो ये होस्ट को हार्म पहुंचाता है। कभी किसी से सुने हो कि सिर में जुएं हो जाने से फायदा होता है क्या, नहीं होता है। तो जो भी पैरासाइट है वो होस्ट को नुकसान पहुंचाता है। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल आप बताओ। हाँ बिल्कुल, लाइस आपने सही कहा, कुछ और बताओ। लीच, बिल्कुल लीच होगा, और राउंड वर्म्स कह सकते हो आप, राउंड वर्म्स एटसेट्रा। बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, मैंने बस कुछ नाम आपको यहां पर बताए हैं। तो लाइस, लीच, राउंड वर्म्स वगैरह ये सारे क्या है, पैरासाइट है। पैरासाइट का मैंने आपको टाइप बताया, दो टाइप होंगे। जो बॉडी के बाहर रहते हैं यानी कि बॉडी के ऊपर रहते हैं वो कहलाएंगे एक्टोपैरासाइट, और जो बॉडी के अंदर रहते हैं वो कहलाएंगे एंडोपैरासाइट। अब हमने देख लिया सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को। अब जो थर्ड टाइप है, अच्छा एक बात बताना, क्या हम लोग
सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं? नहीं, हम लोग इन दोनों में से तो किसी भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो नहीं करते। तो हम लोगों का कौन सा होगा? हम लोगों का होगा होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसके बारे में तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोगों का ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग कैसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। कैसे करते हैं? हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को अंदर लेते हैं अपने बॉडी के, वहां पर उसे डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वो हमारी बॉडी में अलग अलग सेल्स तक पहुंच जाता है। तो लिखते हैं इसके बारे में, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, in this mode of nutrition, complex food substance is taken inside the body के अंदर ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? in this mode of nutrition complex food substance is taken inside the body, then it is digested and absorbed। तो उसके बाद क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं और फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जितने भी हायर एनिमल्स हैं वहां पर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है? होलोजोइक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन को अगर हम अलग अलग स्टेप्स में बांटें, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फूड को डाइजेस्ट करते हैं, नहीं, सबसे पहले फूड को अपने माउथ में रखते हैं फिर अंदर डालते हैं। तो उन स्टेप्स की अगर बात कर ले कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप्स होंगे, तो ध्यान देना और आप ही बताना कि कौन कौन से स्टेप्स होंगे। सबसे पहले फूड को क्या करते हैं? अपने माउथ में डालते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप कहलाएगा इंजेशन। क्या कहलाएगा? इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड को माउथ में डालना। दूसरा होगा इंजेस्ट करने के बाद क्या करते हैं? फूड को माउथ में डाले, चबाए और फिर अंदर डाले। अंदर जाने के बाद क्या होगा? वो डाइजेस्ट होगा। तो दूसरा स्टेप होगा डाइजेशन। इंजेशन के बाद क्या होता है? डाइजेशन। जब फूड डाइजेस्ट हो गया तो क्या डाइजेस्टेड फूड को छोड़ देते हो इंटेस्टाइन में? नहीं, आपका बॉडी क्या करता है? उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो थर्ड क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्प्शन के बाद यानी कि जब वो एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में मिल गया, तो क्या ब्लड में ही रह जाता है? नहीं ना, हर एक सेल को जरूरत है वही न्यूट्रिएंट्स की, तो ब्लड उसे हर सेल तक पहुंचा देता है और सेल वहां पर अपने काम के लिए यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए उसे यूज करता है। तो जो फोर्थ स्टेप है ना वो कहलाएगा एसिमिलेशन। क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन। और यहां तक तो ये सारा काम हो गया, न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए सेल्स तक, बट जो चीजें ऐसी थी जो काम की नहीं थी, इंटेस्टाइन में ही रह गई, एब्जॉर्ब नहीं हुई, उन चीजों को बॉडी इलिमिनेट कर देता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और जो फिफ्थ स्टेप है वो कहलाता है इजेशन। इजेशन, ध्यान देना, इंजेशन और इजेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं। इंजेशन क्या हो गया? मैं फिर से बता रहा हूं, इंजेशन वो स्टेप है जहां के फूड को बॉडी के अंदर लिया जाता है। डाइजेशन में फूड को क्या किया जाता है? डाइजेस्ट किया जाता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है। एब्जॉर्प्शन में डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कि वो ब्लड के अंदर चला जाता है। फिर एसिमिलेशन में क्या होता है? जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो सेल्स तक पहुंचता है और सेल अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए यूज करता है उस न्यूट्रिएंट्स का। और जो इजेशन है वहां पर जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो काम का नहीं है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन होता हुआ रेक्टम और एनस से बॉडी के बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। यहां तो मैंने आपको ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेकर बताया, बट जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जहां की होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा, हर जगह स्टेप्स सारे यही होंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अमीबा का एग्जांपल लेकर बताऊंगा और वहां पे दिखाऊंगा कि कैसे ये सारे स्टेप्स हम लोगों के जैसे बिल्कुल सिमिलर होते हैं वहां। तो आई होप आपको अब तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक और बात बता दूं, होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले ऑर्गेनिजम्स बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज सोर्स से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कार्निवोर्स। क्या कहते हैं? कार्निवोर्स। कार्निवोर का मतलब क्या हुआ? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ नॉन वेज सोर्स से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। दूसरा हर्बीवोर।
हर्बीवोर का मतलब क्या हुआ? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड लेते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। और फिर ऑमनीवोर्स। ऑमनीवोर का मतलब क्या हुआ? जो कि आइदर प्लांट और एनिमल किसी भी सोर्स से अपना फूड ऑब्टेन कर सकता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं ऑमनीवोर्स। देखो, फूड के टाइप के अकॉर्डिंग और भी बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे कि सैंग्विवोर, फ्रूगीवोर, बहुत सारा है, बट ये 3 मेन है जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए। तो हमने देखा अब तक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हमने वो जाना। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स यानी कि सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन को देखा। हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स को जाना, यानी कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये सारे स्टेप्स क्या होते हैं उन्हें जाना। और फिर हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले ऑर्गेनिजम्स की कुछ कैटेगरीज को भी देखा। आई होप आज की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में जरूर पूछना, और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू।